हेलो 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 हेलो। जो पढ़ रहे हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने 3 का कंपैरिजन किया था। कैरेक्टर अभी पूरे हुए नहीं है वैसे। हम लोगों की हेडिंग लास्ट क्लास में थी प्रोड्यूसर प्रोटेस्ट। और प्रोड्यूसर प्रोटेस्ट पढ़ते समय हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स, इनमें हम लोगों ने केवल लोकोमोशन वाली बात तक कर लिया था। अभी सेल वॉल का और बॉडी स्ट्रक्चर का कंपैरिजन बाकी है। जैसे डायटम्स क्राइजोफाइट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो फाइटोप्लैंक्टन होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया है। डायनोफ्लैजिलेट को भी फाइटोप्लैंक्टन का है। प्लैंक्टन वो है जो सरफेस पर रहते हैं। डायटम के पास फ्लैजिला नहीं है, इसलिए पैसे फ्लोट करेगा। डायनोफ्लैजिलेट के पास फ्लैजिला है, इसलिए वो एक्टिवली यानी खुद से फ्लोट कर सकता है। अब करेक्टर आते बाकी। डायटम जैसा कि नाम डी आई, एटम मतलब 2 पीस वाला है। ये जो 2 पीस डायटम में होते हैं वो 2 वॉल्व या फिर शेल कहला सकते हैं जो ओवरलैप करते हैं। जब कोई ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब समझिए एक शेल बड़ा है, दूसरा शेल छोटा। या कहिए बड़ा वाला शेल है तो आउटर है, छोटा शेल है इनर है। वो छोटा इसलिए क्योंकि वो एज में भी कम है, ये एज में ज्यादा है। ये ओल्डर, आउटर, लार्जर, यंगर है, स्मॉलर है, इनर है। ये ऐसे कवरिंग बना लेते हैं। शेल के स्ट्रक्चर में सेलुलोज के साथ में सिलिका प्रेजेंट है। सेलुलोज तो आज नहीं कल किसी ना किसी दिन पे वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। टाइम लगेगा लेकिन एक समय बाद डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल जिसे कहते हैं सिलिका, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। रेत सिंबल। अब अगर रेत के जैसे कोई पार्टिकल होंगे तो वो रेत के जैसे पार्टिकल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि दैट वो रेत थोड़ा ना डिकम्पोज होगी। डायटम का जो वॉल का स्ट्रक्चर है, जो ओवरलैपिंग शेल है, उसमें सेलुलोज के साथ सिलिका का फ्रेमवर्क है। सेलुलोज ढह गया लेकिन सिलिका के कारण ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर इंडिस्ट्रक्टिबल यानी ना टूटने वाला टिकाऊ स्ट्रक्चर बन गया। सेल मर गए, मर के पानी में नीचे पहुंच गए, नीचे सेडिमेंट बना रहे हैं। और सेडिमेंट में डायटम्स का प्रेजेंस या डायटम का स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि उसकी सेल वॉल में सिलिका है। तो ये इंपॉर्टेंस जरूरी है जानना। हम डायटम्स पढ़ रहे हैं, डायटम्स में या कहिए कंपैरिजन में यहां पर पहले क्राइजोफाइट था, उसमें भी हमें डायटम पढ़ना है, वही कंपैरिजन पढ़ेंगे सेम उसी तरीके से। अगले वाले ग्रुप का नाम आएगा डाइनो फ्लैजिलेट्स। और तीसरे को लिखते हैं यूग्लेनॉइड्स। ज्यादा जल्दी बोल दिया, रुक। मैंने ऐसे कही कि पूरा पढ़ा दिया था, फिर तुमने टेबल बनाया हुआ है, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि वो खत्म हुआ ही नहीं था। हमने कहा था डिफरेंस जो होता है वहां पे डिफरेंस मिलेगा लोकोमोशन के टाइप का, लिख दिया। डिफरेंस मिलेगा सेल एनवेलप का, लिखना है। सेल एनवेलप में क्या डिफरेंस, यहां हम लोग कहते हैं दैट द बॉडी इज
covered by thin overlapping shells of cellulose with सिलिका। खास क्या है यहां पे? सिलिका का होना। सेलुलोज होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी एल्गल सेल की सेल वॉल में हो सकती है। खास यहां पर है सिलिका। ओवरलैपिंग दूसरी खास बात है। ओवरलैपिंग दूसरी खास बात थी, और बताया सिलिका के बारे में, राइट। अब ये सिलिका के कारण हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं? सेल वॉल इज, इसके कारण सेल वॉल क्या हो गई? इनडिस्ट्रक्टेबल, आसानी से ना टूटने वाली। कैरेक्टर नंबर 1 इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो इसका मतलब वॉल सेल के मरने के बावजूद भी सेल वॉल लंबे टाइम तक सेडिमेंट में बनी रहती है, कारण इनडिस्ट्रक्टिबल है, कारण सिलिका है। Therefore, present as sediment in water body, और उसका नाम होता है डायटोमेशियस अर्थ। उससे हम लोग डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। तो ये कहानी डायटोमेशियस अर्थ के होने की। अब क्योंकि किसी चीज में सिलिका है, रेत की जैसी चीज, तो इसका इस्तेमाल हम लोग मेटल को रगड़ के चमकाने में, रबिंग एंड पॉलिशिंग द मेटल के फॉर्म में कर सकते हैं। इसे कहते हैं एब्रेसिव। फॉर रबिंग एंड पॉलिशिंग मेटल। सबसे आसान यूज यही है, बाकी यूज भी है भाई, ऐसा नहीं है। साउंड प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग, इन चीजों के लिए, या फिर फिल्ट्रेशन, ऐसे कामों के लिए डायटोमेशियस अर्थ यानी डायटम में इकट्ठी हुई रेत का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बारीक रेत होगी, ऑब्वियस सी बात है। चलो इधर बात करते, डायनोफ्लैजिलेट की बॉडी कैसी है तो उसको समझो। डायनोफ्लैजिलेट की बॉडी में 2 और मोर थिक, इधर कहीं लिखा है थिन, हाँ यहां क्या लिखा है? थिन। वहां क्या लिख रहे हैं? थिक। ऐसी चीजों को ही तो हाईलाइट रखना चाहिए। वहां थिन ओवरलैपिंग शेल है, यहां पे थिक सेलुलोजिक प्लेट्स। अच्छा डायग्राम दिया उसने, मैं दिखा देता हूं। ये सेल ऐसा ही था, ठीक है। और सेल पे ना एक फ्लैजुला ऐसे निकली हुई है, ऐसे घूमी, गोल गोल घूमी और ऐसे निकल गई, चक्कर खाके लपटी हुई है ऐसे। और एक फ्लैजुला है वो यहां से यूं निकली हुई है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं, हमारा ध्यान किसी और स्ट्रक्चर पर है, वो है ये वेट। ये सेल्यूलोज की प्लेट से लगा रहा हूं इसके ऊपर में। लो जी, छुप गया सब कुछ, सेल को ढक दिया है पूरी तरीके से। ये थिक है, थिक मतलब ज्यादा मजबूत,
शायद थिक होने के कारण, ये वाली प्लेट थिक होने के कारण ही यहां जो नाम दिया गया है ना, उसे कहते हैं आर्मर्ड। मतलब आर्मर्ड मतलब कवच कुंडल लगाए हुए हैं ऐसा। डाइनो फ्लैजलेट, ये प्रोटेक्टेड है ऐसा मानते हैं। ओके, बॉडी वॉल की कंडीशन पढ़ रहे हैं। उधर दूसरे केस में यूग्लिनॉइड को जब पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन किया जाता है कि उसके बारे में बताएं। यहां पर लैक सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल है ही नहीं। इंस्टेड बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल। यहां पे जो कवरिंग है उसका नाम पेलिकल है, सेल वॉल नहीं। पहला एग्जाम्पल उधर डायटम, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि उसकी बॉडी कैसी है, उसकी सेल वॉल है सेलुलोज के साथ सिलिका, इसमें भी सेलुलोज है, यहां सेल वॉल ही नहीं सेलुलोज नहीं। कवर्ड बाय पेलिकल, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बनी हुई है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है। डायग्राम नहीं बनाया था ना पिछली बार में, डायग्राम नहीं बनाया था इसका। अंदर ग्रीन कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये जो बाहर कवरिंग बनी है ना वो सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे उसका नाम पेलिकल है। ओ, आई फॉरगॉट द मेन थिंग टू बी डन। ये यूग्लिना, बाहर जो कवरिंग है मैंने कहा ना, उस कवरिंग का नाम पेलिकल है। ये दो बॉडीज क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे। अब किसी में लेबलिंग करें किसी में नहीं करें कोई ज़रूरी थोड़ा ना, हमारे मतलब की जो बनेगी उसको बता देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये हो गई सेल वॉल की बात। अकरेंस पढ़ लिया, लोकोमोशन पढ़ लिया। लोकोमोशन के बाद में अगली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप में हमने पढ़ लिया सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल नहीं। द नेक्स्ट फीचर, अगला जो फीचर हम लोगों को यहां बताना है दैट इज पिगमेंट्स। कि पिगमेंट कैसे, यहां पर क्लोरोफिल ए एंड सी
with characteristic color due to, ये किताब से बाहर गए, जस्ट कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं, फ्यूकोजेंथिन। यहां पर फिर से क्लोरोफिल ए एंड सी विद इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर डाइनोजेंथिन। ये तो नाना प्रकार के कलर होते हैं ना, पढ़ा तो है पिछली क्लास में। ब्लू ये था, ऑरेंज ये था, रेड थे, ब्राउन थे, सब कौन थे? डाइनोफ्लैजिलेट। यहां यूग्लेनॉइड्स में खास बात है, क्लोरोफिल ए एंड बी, ये CHL शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल ए एंड बी लाइक हायर प्लांट्स के जैसे इसके पास क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। ग्रीन एल्गा के जैसे इसके पास क्लोरोफिल ए एंड बी है। हो गए? बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक ही आना है ना, तो माइक्रोब्स तो हो गया बे, और कितना होगा? बन तो गई। डन। वैसे ना आर्मर्ड का मतलब होता है जो अपना बचाव कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। इसका एक तरीके से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जा सकता है। कई सारे डायनोफ्लैजिलेट ऐसे हैं जो अपने अंदर एक न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं, और न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं इसका मतलब अगर इन्हें किसी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म ने खाया उसकी खैर नहीं है, समझे? उसको दिक्कत हो सकती है। एक और तरीके से भी मैं इन्हें आर्मर्ड कह सकता हूं, जैसे जो पढ़ा है ना रेड डाइनोफ्लैजिलेट, लास्ट क्लास में नाम लिखा हमने, देखो है ना, वे है रेड टाइड के बाजू में नाम लिखा है गॉर्नियोलक्स, ठीक है ना। रेड डाइनोफ्लैजिलेट में एक और कंपाउंड है जो न्यूरोटॉक्सिन बनाएगा, और न्यूरोटॉक्सिन होने के कारण वर्टिब्रेट एनिमल से इनको बचा सकता है।
इनवर्टिब्रेट पर असर नहीं पड़ेगा, तो होता यह है इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म इनको खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसका कोई असर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर ऐसे इनवर्टिब्रेट को किसी वर्टिब्रेट ने खाया, झींगा समझते हैं, वो मुलस्क में आते हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, उन्होंने इनको खाया, इनको खाने से उनकी बॉडी में ऐसे कंपाउंड बढ़ने लग गए। झींगे को तुमने खाया, झींगा नॉर्मल था, लेकिन उसको खाने के कारण अपनी बॉडी में जो इंपैक्ट आ सकते हैं उसे कहते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उससे। राइट, हो गए। रिप्रोडक्शन का मेथड यूजुअली सेल डिवीजन ही होता है, ये हम पहले लिख चुके हैं, इनके बारे में यही बातें इंपॉर्टेंट थी। डन हो गया। यूग्लेनॉइड की एक लाइन बाकी है। सबको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहा है, लेकिन यूग्लेनॉइड के लिए एक वर्ड चलता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्सोट्रोफिक। MIXO। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा ट्रॉफिक मोड हो। हम सिर्फ हेट्रोट्रॉफ हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है। लेकिन यूग्लिनॉइड के मेंबर ऑटो प्लस हेट्रो दोनों एक ही इंडिविजुअल में मिल सकते हैं। ये अपने आप में अनोखी बात है कि जब सनलाइट है तो उसने फोटोसिंथेसिस किया, जब सनलाइट थी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि उसके पास पिगमेंट सेम एज हायर प्लांट हो गए। जब लाइट नहीं है तो वो हेट्रोट्रॉप हो गया। अब हेट्रोट्रॉप होने के तो दो तरीके हैं ना, हेट्रोट्रॉप होने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक, वो प्रीडेटर बन जाए और छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाए, यानी बाकी फाइटोप्लैंक्टॉन्स को। दूसरा, वो सेप्रोफाइटिक बन जाए। अपने से लोअर ऑर्गेनिज्म पे फीड करना, और सेप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग को कंज्यूम करना। ये सही है इनका। जब लाइट होगी तो खुद खाना खाना बनाएंगे, जब लाइट नहीं होगी तो बना बनाया बाहर से मंगवा लेंगे। ठीक है, जोमेटो कर लेंगे हम। तो सेप्रोफाइटिक मतलब यूटिलाइजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा कोई और टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो अगर कोई पूछे यूग्लिनॉइड और मिक्सोट्रॉफिक तो उसका मीनिंग क्या लिखोगे, वो ऐसा लिखा जाएगा। मैं एग्जाम्पल भी बता सकता था, नहीं। कुछ एग्जाम्पल हैं यूग्लिनॉइड के। एक एग्जाम्पल यूग्लिना, एक का नाम है पैरानेमा। ये अलग अलग एग्जाम्पल है। कुछ इनमें से सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे, प्रीडेटर होंगे, तो मतलब किसके जैसे, होलोजोइक के जैसे। फीडिंग ऑन लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा बोलोगे, होलोजोइक। ले, जोइक तो एनिमल के जैसा बोला जाता है ना। और इधर प्लांट लाइक, दिन में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिना रोशनी के दूसरे तरीके के मेथड। दैट इज व्हाट वी स्टेट अबाउट देम।
हुआ ये? चलो, सेकंड इज डिकम्पोजर प्रोटेस्ट स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स नाम से मतलब समझिए, स्लाइम के लिए लिखते वर्ड. इन्हें पहले क्या कह रहे थे वो जानिए. पहले वो फंगस में आने वाले ग्रुप थे, इसलिए स्लाइम के लिए वर्ड होता है मिक्सो. मोल्ड यानी फंगस की क्लास के लिए लिख रहे हैं माइसिटीज. पहले लिखे जाते थे मिक्सो माइसिटीज. आज जस्ट प्रोटेस्टा के मेंबर है. नो मोर फंगस. अब ये फंगस की क्लास नहीं है, राइट. तो जब इन्हें मेंशन करते हैं फॉर्मली मिक्सोमाइसिटीज के नाम पे, तो हम लोग इसे लिखते हैं कि दैट दीज आर सेप्रोफाइटिक, मतलब डेड डिकेइंग पर अपनी जिंदगी चलाने वाले. बट वेट, कुछ खास है बीच में, उससे पहले आगे एक्सप्लेन करूं. तो जैसे डेड डिकेइंग मैटर होगा, अब जैसे कहते हैं, मान लो फंगस की ग्रोथ कैसे होती है, अगला टॉपिक वही आने वाला है, तो यहीं समझ लीजिए. मैंने कहा कि कोई ब्रेड है, आप जब तक उसकी जगह बदलते रहेंगे उसमें फंगस नहीं आएगा, ठीक है. अब आपने उसे एक ही जगह छोड़ दिया. मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपको कहा गया अरे ये ब्रेड जो है बाहर कुत्ते को डाल देना, वो खा लेगा, ठीक है. सड़क पे कोई कुत्ता आके खा जाए, लेकिन आपने सोचा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपने उसे उठाया, निकलते निकलते क्या है, घर के दरवाजे के पास ही छोड़ गए, चले गए. 8 दिन 9 दिन बाद वापस आते हैं, आप देखते हैं ब्रेड के उन पीसेस के ऊपर क्या लग गई है, फंगस. मतलब फंगस हर जगह है. ये भी है तो फंगस ही ना, ये होते हर जगह. लेकिन बात ऐसी होती है कि जब तक एयर में डिस्टरबेंसेस होंगे तब तक ये ग्रो नहीं कर पाएंगे. ये चाहते हैं शांत सुकून वाली जगह, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे. खुली हवा नहीं, थोड़ी कम हवा चलेगी, लोगों की मूवमेंट नहीं, ऐसी जगह जहां पर हरकतें कम हो. जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपने कोई चीज रख दी और फ्रिज बंद कर दिया, आप उसे नहीं खोल रहे, कई दिनों तक बाहर गए हुए हैं, आप सोच रहे फ्रिज तो मैंने खाली छोड़ा था, उसमें तो केवल नींबू का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा. वापस आओ जरा देखना नींबू का क्या हुआ है और उसके साथ फ्रिज का क्या हुआ है. यानी दे आर एवरीवेयर. द थिंग इज, आप उसको जब तक डिस्टर्ब नहीं करोगे, या ये कहिए जब तक डिस्टर्ब नहीं होते तब तक वो बढ़िया ग्रो करते हैं. अब उस ब्रेड के पीस को आपने देखा या ब्रेड के पैकेट को देखा, उसमें देखा फंगस लग गई है, आप ले गए, आपने ले जाके उसको ऐसी जगह डाला जहां आपने फिर ये सोचा कि यहां आके इसे कोई जानवर खा लेगा. वहां कोई जानवर नहीं आया, वहां पे और ऑर्गेनिक मैटर था. धीरे धीरे वो फंगस ब्रेड से निकलकर वो बाकी बची हुई सराउंडिंग चीजों के ऊपर भी फैल गई. फैलना, अब ये फैलने का तरीका देखो. पानी का ग्लास यहां गिराया मैंने, पानी फैल गया. अब या तो ऐसा बोलिए या फिर ये बोलिए वाटर इज मूविंग, ठीक है. तो जैसे फैल रहा है ना वर्ड, उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं. जैसे पानी के लिए मैंने बोला मूविंग है, वैसे ही पेड़ के लिए क्या बोलते हैं, पेड़ ग्रो कर रहा है, तो क्या कर रहा है, फैल रहा है. तो मूविंग के जैसा ही वर्ड क्या हो गया, ग्रो. एनसीईआरटी में वर्ड क्या लिखा, द बॉडी मूव्स अलोंग. तो इसका मतलब ये नहीं है कि चल के जा रही है, नहीं, फैल रही है.
द बॉडी, तो आप यहां लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे सेम मूव्स, या लिखेंगे ग्रोज। द बॉडी ग्रोज अलोंग डिकेइंग twigs एंड लीफ engulfing द ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते खाते आगे बढ़ते हैं। इनकी जिंदगी में दो तरीके की दशाएं आती हैं, एक जो फेवरेबल है, दूसरी जो अनफेवरेबल हो सकती है। यार बड़ी डिस्कम्फर्ट सिचुएशन है यहाँ पे। जब कंडीशन कैसी है, सूटेबल, मतलब फेवरेबल, तब इनके पास सेल वॉल नहीं होती। एट दैट टाइम इन द सूटेबल कंडीशन वो एक एग्रीगेट यानी एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक फैल सकता है यानी ग्रो कर सकता है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती। दिस इज लैकिंग द सेल वॉल, लैक्स सेल वॉल। इसका मतलब है दिस इज द स्टेज विच इज लाइक एनिमल सेल। ये ऐसी स्टेज है जो एनिमल सेल के जैसी है। दिन बदले, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, मौसम बदल गया, सूटेबल से अनसुटेबल, फेवरेबल से अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल होने पर उन्हें महसूस होता है कि उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। जब रिप्रोडक्शन आ रहा था तब उन्हें थ्रेट लगा लाइफ का, सॉरी, जब अनफेवरेबल सिचुएशन आने वाली थी तब उन्हें लाइफ का थ्रेट लग रहा है, इसीलिए तेजी से वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस, कोशिश कर रहे हैं कि रिप्रोड्यूस करके ऐसे स्ट्रक्चर बना ले जो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके, टिक जाएं। क्या बोलेंगे उसको, रेजिस्टेंट। ऐसे स्ट्रक्चर क्या होंगे, रेजिस्टेंट। और ऐसे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्पोर्स। तो स्पोर्स जो हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, याद रखिए, एयर से डिस्पर्स यानी विंड से इधर उधर जाएंगे, पानी से नहीं। रेजिस्टेंट क्यों है उसका आंसर बताएंगे। रेजिस्टेंट क्यों है, तो वो बता रहे हैं हम लोग, दिस इज हैविंग सेलुलोज सेल वॉल। ये सही है यार। अनफेवरेबल कंडीशन में स्टेजेस आर लाइक प्लांट सेल, फेवरेबल कंडीशन में स्टेजेस आर लाइक एनिमल सेल, हैव सेलुलोजिक सेल वॉल लाइक प्लांट सेल। प्लेन नहीं, जो बॉक्स में बनाते अलग कलर से बनाते हैं, उतना कम से कम बॉक्स तो फॉलो करा करो, बॉक्स को कम से कम बनाया करो, ये जरूरी है। एज इट इज प्लेन नहीं लिख देना सीधा सीधा, थोड़ा नमक मिर्ची लगाइए।
डन। अबे इसको कम करो, ये चालू करो। मेरे से ज्यादा तो इसकी आवाज आ रही है। हो गए भाई। सबसे इससे भी कम जगह पे लिख सकते हैं। इससे भी कम जगह पे क्या लिखूंगा? स्लाइम मोल्ड, डिकम्पोजर। किस पे ग्रो करेंगे? ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, लैक सेल वॉल। अनफेवरेबल कंडीशन डिफरेंशिएट, फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर, कैरिड बाय विंड, रेजिस्टेंट, ट्रू सेलुलोसिक सेल वॉल। समझे? ऐसा करके मेंशन कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि डिफरेंशिएशन कब हुआ है, बच्चे अक्सर मिस करते हैं ये। यार हमें कितने चैप्टर आने? कितने? अरे बाप रे, कौन कौन से? मॉलिक्यूलर आना है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और हाँ तो फिर ये डिफरेंशिएशन वाली चीज कोई नहीं पूछेगा, जाने दे। अगर टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा तो स्लाइम मोल्ड पर लोगों की नजर पड़ेगी, नहीं तो हट, तुच्छ है, कोई नहीं पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नीट पर ध्यान नहीं देना, देने का। द नेक्स्ट, द प्रीडेटर और पैरासाइट। प्रोटोजोआ मतलब कंज्यूमर, प्रोटिस्ट। द मेंबर्स आर इधर प्रीडेटर और पैरासाइट्स। पहले और आखिरी बार एनिमल सेल के करेक्टर पढ़ रहे हैं या एनिमल के करेक्टर पढ़ रहे हैं। हालांकि जब हम लोगों ने, नहीं अभी तक नहीं पढ़े सही में, वो आगे आएंगे, तो हम लोग ये कहते हैं कि दैट एनिमल सेल के जब करेक्टर पढ़ने को आते हैं तो एनिमल में एक और स्पेशलिटी देखने को मिलती है। एक तो बोल देना सेल वॉल नहीं होती, अरे जो होता है उसको करेक्टर मानो। तो कह रहे हैं कि जैसे कि, यार ये जाएगा, जैसा हम लोग मेंशन करते हैं, नहीं तो हम लोग जब इस तरीके के एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, किस तरीके के, ऐसे नहीं, प्रोटोजोआ एनिमल के जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हमने कहा कुछ करेक्टर जो निकल कर आते हैं, एक एनिमल या एनिमल सेल के अंदर एक्सक्रीशन के जैसा एक वर्ड एप्लीकेबल होता है। एक्सक्रीशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक है, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकालना। प्लांट में एक्सक्रीशन वर्ड नहीं होता, एनिमल में होगा। इस मेटाबॉलिक वेस्ट में हो सकता है कि कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। प्रोटोजोआ में ये एक्सक्रीशन करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। नेक्स्ट, तीसरा फीचर बता रहा हूं कि यहां कुछ मेंबर्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है जो सेम या डिफरेंट होंगे। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, इसलिए प्रोटोजोआ
जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन रही होगी तो ये किसके मेंबर रहे होंगे? एनिमेलिया के। इसलिए बोल रहे हैं प्रिमिटिव, पहले ये क्या थे? एनिमल। बाद में बोला नहीं तुम यूनिसेल्युलर यूकेरियोट हो, तुम्हें एनिमल नहीं, तुम्हें क्या बोलेंगे? प्रोटोजोआ। तुम एनिमल के जैसे हो, एनिमल नहीं हो, तुम कहां से आए? तो ऐसा देखिए, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स की जब बात आती है तो मेंशन करते हुए कैरेक्टर्स देखिएगा। एक, लैक, सेल वॉल, बॉडी में बी कवर्ड बाय पेलिकल। हो सकता है इनके पास पेलिकल हो, जैसे युगलिना में लिखी ना, सेम वही, जैसी युगलिना में मेंशन है ना पेलिकल, वैसी पेलिकल इनके पास भी हो सकती है। नेक्स्ट फीचर अगला बता रहे हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर कॉमन। लोकोमोशन कॉमनली देखने को मिलेगा इसमें। एक्सक्रीशन डेफिनेशन बता दिए मैंने, मैं लिखूंगा बाय, मेनली बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। may have more than one alike or different न्यूक्लियाई। एक एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। कुछ कॉमन फीचर बताए हैं हम लोग, इन्हें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे 4 ग्रुप्स के अंदर। यहां लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को क्राइटेरिया मानते हुए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डन। हम करेंगे इनको क्लासिफाई। कितने ग्रुप है? 4। जिनके पास फॉल्स फीट यानी सीरोपोडिया है, अमीबॉइड सेल। जिनके पास फ्लैजिला है उन्हें बोलते हैं मेस्टिगोफोरा। जिनके पास सीलिया है वो है सीलिएटा। जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होती है वो वाला ग्रुप होता है स्पोरोजोआ। देर आर 4 ग्रुप्स इन प्रोटोजोन्स। इन 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं।
स्यूडोपोडिया और फॉल्स पीट। और ये सीडोपोडिया या फॉल्स पीट करता क्या है? सो दिस इज गोइंग टू डू फर्स्ट, पहली चीज कहते हैं सीडोपोडिया के लिए कैप्चर ऑफ फूड। कौन से सेल में आप अपनी बॉडी में देखते हैं? दैट इज डब्ल्यूबीसी। सीडोपोडिया ऐसे निकलता हुआ एक इमरजेंस है, यहां कोई पार्टिकल है जिसे कैप्चर करना है, तो यहां से ऐसे जाएगा, इधर से फिर मुड़ेगा और ऐसे घेर लेगा अंदर। कहीं चलना है तो भी ये सीरोपोडिया काम आता है। तो सीरोपोडिया के दो फंक्शन हो जाएंगे, एक कैप्चर ऑफ फूड, दूसरा लोकोमोशन। फूड को प्रे लिखेंगे यहां पे हम। बहुत मुश्किल है इसको खिसकाना। दैट वन इज फर्स्ट, पहली बात वहां पे फ्लैजिलेटेड। और फ्लैजिला सिर्फ लोकोमोशन के लिए है, इससे कोई और काम नहीं होता। कैप्चर ऑफ प्रे वाला फीलिंग इसमें नहीं है। सीलिएटेड, ये सीलिएटा मेंबर है, सीलिया से फिर एक से ज्यादा काम होंगे, ये तो तुम्हें याद आएगा, पहले भी पढ़ चुके हो। सीलिया क्या क्या कर सकती है? ए लोकोमोशन, बी कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार पकड़ने में, और तीसरा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस। कुछ याद आया? नाव के चप्पू टाइप्स। और यहां कहते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट। नहीं होंगे। अमीबॉइड का ही दूसरा नाम राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम मैस्टिगोफोरा। तो ये अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, ये चार ग्रुप हैं। अमीबॉइड में मेंबर आते हैं अमीबा, ये प्रीडेटर है, एंटामीबा ये पैरासाइट है। हमने पहले ही कह दिया ना, प्रोटोजोआ मतलब द ग्रुप ऑफ प्रीडेटर और पैरासाइट। ये कंज्यूमर्स है ना, जो एनिमल होते हैं या तो प्रीडेटर निकलेंगे या पैरासाइट निकलेंगे, यही इनकी कहानी निकली। तो हमने कहा कि दैट अमीबॉइड के सेल्स में दोनों एग्जाम्पल है, उसमें प्रीडेटर का एग्जाम्पल अमीबा है और पैरासाइट का एग्जाम्पल एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका अमीबिक डिसेंट्री या एमीबियासिस कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड में भी अलग मेंबर हैं, हम एग्जाम्पल पैरासिटिक के पढ़ते हैं, ट्रेपनोसोमा
गेम्बियंस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, लिशमानिया डोनोवनी, काला जार के लिए रिस्पॉन्सिबल। सिलिएटेड में एग्जाम्पल पैरामीशियम, दूसरा एग्जाम्पल ओपेलिना, दोनों के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस। ये आ गया कैरेक्टर, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई हैं अलाइक, एक जैसी, NOPALINA, ओपेलिना में डिफरेंट, अलग अलग तरीके की, इन पैरामीशियम, एग्जाम्पल भी करेक्टर भी। स्पोरोजोन के सारे मेंबर पैरासाइट है, यहां के मेंबर पैरासिटिक है। दे आर फॉर्मिंग स्पोर लाइक बॉडी। इसलिए नाम स्पोरोजोन्स पड़ा है। एग्जाम्पल में नाम लिख सकते, एक फेमस है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करने वाला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है बेबसिया, इससे होता है बेबसियोसिस। इधर एग्जाम्पल आते हैं टिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस वाला एग्जाम्पल। डिजीज है, ये नहीं कि इसका नाम है। लो जी एग्जाम्पल समेत है ये।
डन। डन। क्या है, शुरुआत में एक तरीका बताया था कि एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं। मैं अभी फिर से वो तरीका रिपीट करा देता हूं। उसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे जब मॉर्फोलॉजी आएगा तो आधे लोगों का सवाल होता है इतने सारे एग्जाम्पल कैसे याद करें और इतने एग्जाम्पल क्यों लिख रहे हैं। तो करें क्या, एग्जाम्पल तो लिखने होंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ी ये कैसे मालूम पड़ेगा। बिना एग्जाम्पल की स्टडी के मॉर्फोलॉजी समझ ही नहीं सकते। तो डे वन से इसलिए कहा है कि आप सारे एग्जाम्पल की एक लिस्ट बना लो, वो आपके लिए बेस्ट है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा जगह रिपीट होंगे, तो वो सारे की सारी चीजें ना उनके सामने एक ही जगह पे लिख दूंगा। जैसे हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब पढ़ा है तो उसके अंदर ये बताया कि यीस्ट यानी शेक्रोमाइसिस सेरेविसी को दो जगह लिखा था, बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर यीस्ट। जब किंगडम फंजाई पढ़ेंगे तो फिर से उसका नाम आ जाएगा। तो यानी ऐसे में हमारे पास जब भी कोई एग्जाम्पल आता है जो एक से ज्यादा जगह पर है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे लिखी हो, तो हमें याद रखने में आसानी होती है। मैंने क्या बोला, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कैसे अगर एग्जाम्पल नहीं होगा, तो एग्जाम्पल याद रहेंगे कैसे जब उसका कारण नहीं पता होगा। कारण सामने लिख देंगे। मुझे पैरामीशियम याद है क्योंकि उसका नाम है स्लीपर या स्लीपर एनिमल क्यूल, चप्पल के जैसे दिखने वाला, राइट। अब मुझे उसे एक कारण से और याद कर लेना चाहिए कि उसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस मिलते हैं, एक बड़ा होता है साइज में और एक छोटा। हमने सबसे पहले ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बनाया है। यहां तो रिपीट हुई है ये बात, अब रिपीट नहीं होने वाली, अब आपको रिपीट करनी है। तो एग्जाम्पल की अगर लिस्ट बनी होगी ना, अल्फाबेटिकली बनाओ। ए से सारे एग्जाम्पल, बी से सारे एग्जाम्पल, सी से सारे एग्जाम्पल, और सामने जगह खाली छोड़ दो, केवल लिखते चले आइए। ए से 2 पेज ले लो, बी से 2 पेज, सी से 2 पेज, डी से 2 पेज, ऐसे करके एक पतली कॉपी बनाओ। कॉपी बनाना छोटी, रजिस्टर नहीं। और उसमें ये एग्जाम्पल ऐड करते चले जाओ। फिर आप ए से साइंटिस्ट का नाम भी ऐड कर सकते हो अगर कोई सा वहां पे आ रहा है। बी से सी से कोई साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो वो भी वहां पर ऐड कर सकते हो। उसके सामने लिखते जाओ कि उसको क्यों क्यों पढ़ा है, कहां कहां पढ़ा है, एक एक वर्ड में बस। जैसे क्रिक हो, फ्रांसिस क्रिक, तो मैं लिखता वॉटसन का साथी, फिर कॉमा डालता सेंट्रल डोगमा, फिर कॉमा डालता स्टेटमेंट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फिर कॉमा डालता कोडॉन, फिर कॉमा डालता वोबल बेस हाइपोथेसिस, फिर कॉमा डालता ट्रांसफर आरएनए। समझ गए। इस तरीके से जब करेंगे तो हमें चीजें याद रह जाती है। बच्चे सोचते हैं 1 घंटे तक बायोलॉजी में क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं ना, 10 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 मिनट में 2-3 दिन की थ्योरी पढ़ लोगे। बच्चा हुआ क्या करेंगे आधा घंटा, यही। अगर ये कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो सकता है कोई इररेलेवेंट सब्जेक्ट हो, तुम हिस्ट्री पढ़ना भी चालू करोगे तो वो भी पढ़ लोगे। ऐसे सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को रिटेन यानी याद रख लेने का तरीका एक ही है, दोहराना, रिपीट करना। और रिपीट करने के लिए तरीका मैंने बता दिया कैसे रिपीट कर सकते हो। फॉलो करोगे तो आपको अपने आप फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिजिक्स तो याद करना ज्यादा मुश्किल होता है, बायोलॉजी याद करना कम से कम आसान है, ये मान के ही कर लेते हो ठीक है हाँ ऐसा ही होता होगा।
बायोलॉजी फिजिक्स में तो पढ़ते समय लगता है क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं कर क्यों रहा हूं, उसमें पहले ही सवाल आने लगते हैं। तो तरीका मैंने बता दिया, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, अभी समय है। अगर अपना तरीका बेस्ट बना लेंगे तो मार्क्स भी उतने ही बेस्ट हो जाएंगे। आगे जब मॉर्फोलॉजी आएगी और उधर जूलॉजी में एनिमल किंगडम आएंगे तो बस उसी में थक जाएंगे हम कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ रहे हैं, खत्म हो ही नहीं रहे। तो अगला जो आता है दैट इज नेम्ड एज किंगडम फंजाई। ये एग्जाम्पल्स इन किंगडम फंजाई, शुरुआत में लिखा है कि हम ऐसा किंगडम पढ़ने वाले हैं जिसमें आने वाले मेंबर में आता है यीस्ट, आने वाले मेंबर में आता है मस्टर्ड में वाइट रस्ट डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, इसमें आते हैं वीट में रस्ट कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने वाला, और मशरूम। ऐसे एग्जाम्पल के किंगडम का नाम हमने कहा है किंगडम फंजाई। लेकिन किंगडम फंजाई कह तो दिया, ये राइज कैसे हुआ? टू किंगडम में, फाइव किंगडम में फंजाई के स्टेटस का क्या डिफरेंस है? टू किंगडम में फंजाई जो थे वो प्लांट के साथ रखे हुए थे क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई अलग से बन गया है क्योंकि किंगडम फंजाई प्लांट के जैसा न्यूट्रिशन नहीं दिखाते। हालांकि प्लांट और फंजाई में और भी डिफरेंसेस हैं। चलिए, एक है इन टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन और एक है फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन। जरा इनका स्टेटस थोड़ा सा क्लियरली समझ लें। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहाँ आते थे? फंजाई along with plants as cell wall is present। वहां सेल वॉल क्राइटेरिया लेकर साथ में इनको हमने रख दिया था। इन फाइव किंगडम्स फंजाई सेपरेटेड एज अ किंगडम, इसे पांचवा किंगडम बनाया। कारण बोलो, क्या अलग, क्या अलग है बोलो? सेपरेटेड एज फिफ्थ किंगडम क्यों? फंजाई में और प्लांट में क्या क्या डिफरेंस है बताइए? भूल गए तुम लोग, बड़ी दिक्कत है यार। बोलो क्या क्या डिफरेंस है फंजाई और प्लांटी में? बोल, प्लांटी की सेल वॉल काय की होती है?
सेलुलोज की, ठीक है। प्लांटी के अंदर रिजर्व फूड क्या होता है? कॉमनली स्टार्च होता है, राइट। और एक बात सुनो, प्लांटी के मेंबर कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूं, बेसिस नहीं बोला। फंजाई में सेल वॉल काय की होगी? यूजुअली काइटिन की। रिजर्व फूड क्या होगा? ग्लाइकोजन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रोफिक। राइट। मैं किन चीजों को क्राइटेरिया मानूंगा वो सुनो, गड़बड़ कर दी। मैं किन चीजों को क्राइटेरिया मानूंगा क्लासिफिकेशन में? जो डिफरेंट है। जैसे यहां मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक, यहां मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक। या डिफरेंस तो ऊपर भी है, लेकिन फिफ्थ किंगडम बनाने के लिए बेसिस किसे कंसिडर करा जाएगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ऊपर वाली बातों को कारण नहीं माना है। कारण कौन है? न्यूट्रिशन। कारण है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ट्रॉपिक मोड इज द रीजन ड्यू टू विच द फंजाई सेपरेटेड फ्रॉम प्लांटी, ना कि सेल वॉल का कंपोजिशन या रिजर्व फूड। हमने इसे बेसिस माना है हेट्रो और ऑटो को, यानी जो डिफरेंट है उसे डिफरेंट कलर से लिख दिया है। बाकी जिसका कोई डिफरेंस होने के बावजूद सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सेम कलर में लिखे हुए हैं अभी हमने। यही बेसिस है। डन। लेकिन इतना सिंपल नहीं। अब देखें, हमने आगे की चीज पहले पढ़ी है तो उसका फायदा उठाते हैं।
तो बैक्टीरिया के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ आते हैं, पढ़े। बैक्टीरिया के अलावा माइक्रोब्स में एक और ग्रुप आता है, उसका नाम है फंजाई। हालांकि फंजाई को जब हम 5 किंगडम के कैरेक्टर्स में पढ़ते हैं तो फंजाई आते हैं मल्टी सेलुलर, दे मे बी हैविंग लूज टिश्यू टाइप बॉडी। लूज टिश्यू मतलब करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टिश्यू अप्लाई नहीं होती, टिश्यू बनाने की कोशिश में है, बना नहीं पाए, वही वाली बात हो गई, लूजली डिफाइंड एज जीन। दूसरा, अगर माइक्रोब्स में फंजाई भी हैं तो हम क्या कंपैरिजन एक्चुअली करना चाह रहे हैं बैक्टीरिया के साथ, वो सुनो। जैसे बैक्टीरिया वहां हर जगह प्रेजेंट है, फंजाई भी हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन फंजाई हर जगह प्रेजेंट तो होगा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जैसे बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक वे इसलिए नहीं दिख रहे, ज्यादातर यूनिसेल्युलर हैं, काफी छोटे हैं। फंजाई तो मल्टी सेल्युलर होगा तो भी दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब तक मैंने कहा ना आपसे, वो तब दिखेंगे जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो तब दिखेंगे जब वो फैलेंगे यानी रिप्रोड्यूस करे होंगे। यानी बाकी समय जब उनकी वेजिटेटिव स्टेज होती है तो वो लगभग इंडिस्टिंक्ट होते हैं। रिप्रोड्यूस वो तब करते हैं जब आजू बाजू की हवा उनको डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा तुम तो तेज पंखा चला रहे हो, तो फंगस को क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो वहां पे ग्रो नहीं करेगा। वो ऐसी जगह ग्रो करेगा कोना, जहां तक फ्रेश एयर नहीं पहुंचती। बात समझ में आई? जैसे मान लो, सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं, बाथरूम के अंदर कोई ब्रश या कोई भी ऐसी चीज है जिसे टिका के एक ही जगह पे कई दिनों तक रखा जाता है, राइट? अब ब्रश है, पानी बह के कहां गया? नीचे। होना ये चाहिए था कि ये हिस्सा गीला होता है तो इसको ऐसे रखना चाहिए था, है ना? लेकिन हम कैसे रख रहे हैं? ऐसे। तो गीले हिस्से से पानी बह के कहां आ रहा है? यहां नीचे। नीचे का हिस्सा कैसा है? अब वॉशरूम में ताजी हवा हमेशा तो नहीं आ सकती, क्योंकि आप उसका दरवाजा खुला रखेंगे नहीं, रखना चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो वो है बंद। फॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि वो बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में सनलाइट भी सीधे नहीं पहुंच रही है। बस यही तो मौका चाहिए था, मौका देख के फंजाई ने चौका मार दिया। वो इस ब्रश के बेस के ऊपर ग्रो करने लग जाएगी, इसको क्या कर देगी? ब्लैक या डार्क कलर का कर देगी। अब आप नहीं नहीं, हम तो बकायदा बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, डेटोल से साफ किया था मैंने तो वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो ब्रश रखी हुई थी। अरे तुम काहे से करो भाई, डेटोल भी 99.9% है, वो 0.1% ही बहुत है काम को खराब करने के लिए। अब वो ब्रश रखी हुई है, रोज उठ नहीं रही, आप उसको रोज रोज हटाते रहे उस जगह से तो ज्यादा ठीक रहता। नहीं, वो टिकी रही, किसी ने डिस्टर्ब किया नहीं, फंजाई को मौका मिल गया। यही तो वो चाहता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो यानी फंगस भी हर उस जगह में। रिसेंट केस बता देते हैं, जैसे फ्रिज के अंदर कोई शीशी रखी हुई है, बहुत दिनों से रखी हुई है, किसी भी चीज की हो, मान ले कोई ऑलिव आते, अब इंडिया में फ्रेश तो मिलते नहीं, तो वो सिरके वाले आते शीशी में, ढक्कन लगाया, फ्रिज में रख दिया कि जब घर में पिज्जा बनेगा तो उस पर डालेंगे, सैंडविच बनाएंगे तो उस पर डालेंगे, दोनों में से कुछ ही नहीं बना, ठीक है? और हमने वो ऑलिव का पूरा कंटेनर वैसे का वैसे ही ऊपर से ढक्कन लगा के रखा हुआ है, ठीक है? कुछ महीनों बाद आपको याद आई, चलो इसे खोलते हैं। खोलते तो ऊपर क्या देख रहे हैं? एक लेयर जमी हुई है, काली पीली गंदी सी। कौन है वो? फंगस। ढक्कन बंद है, वो गया कहां से? और वो ऑलरेडी था, वो क्या कर रहा था? इंतजार कि कोई लंबे टाइम तक अगर ढक्कन ना खोले, मुझे हिलाए डुलाए नहीं तो मैं यहां पर अपना रंग दिखाऊं। समझे? इसलिए चीजों को अलट पलट लेना चाहिए। आई बात समझ में? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कपड़ों पर भी फंगस लगती है, समझे? जो रोज पहनेंगे उन पे नहीं लगेगी। मान लो कोई कपड़े हैं, नए लाते जा रहे हैं, पुराने दबते जा रहे हैं, बरसात के सीजन निकल गए दो दो, अब आपने उन कपड़ों को बाहर निकाला तो स्मेल मार रहे हैं और काले काले से डॉट बन गए उसके ऊपर, फंगस। तो फंगस इज एवरीवेयर। जैसे बैक्टीरिया हर जगह है ना, वैसे फंजाई भी हर जगह है। जैसे बैक्टीरिया हर जगह मिलेगा, वैसे फंजाई भी हर जगह मिलेगा। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? कॉस्मोपॉलिटन। हाँ, प्रेफरेंस हो सकती है। प्रेफरेंस मतलब ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट में भी मिलता है। एक्सट्रीम हैबिटाट में मिलना मतलब ऐसी जगह पर जहां पर दूसरे कोई नहीं रह सकते। टेम्परेचर, पीएच, देखो आप थर्मो एसिडोफाइल, हेलोफाइल्स, वो सब, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलता है। तो मैं क्या कहता हूं, यहां फंगस और मोनेरा में सिमिलैरिटी क्या है कि वो कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन मोनेरा इज सीन इवन इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स, जबकि इनके लिए लिखेंगे प्रिफर वार्म, कॉमा ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म ह्यूमिड प्लेस में होगा। और अच्छी बात, जो शेड हो तो बहुत ही बढ़िया, शेड या डार्क, बहुत ही बढ़िया है। ये सिमिलैरिटी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं इनमें कंपैरिजन। समझ लो फंगस के कैरेक्टर चालू हो गए हैं, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू मोनेरा हम इसके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं मोनेरा, अभी पता लग जाएगा बहुत जल्द। सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती, तो फंजाई में सेल वॉल किसकी होती है? मोर कॉमनली काइटिन प्रेजेंट होगा। मोनेरा में पेप्टिडो ग्लाइकन प्रेजेंट होगा। वेट, नॉन सेलुलोजिक विद NAG। अच्छा, काइटिन पॉलीमर ऑफ NAG। पेप्टिडोग्लाइकन में NAG प्लस NAM। बहुत मन कर रहा है किसी चीज के लिए कि पूछ लूं कि NAG और NAM क्या होते हैं। क्या होते हैं NAG NAM? क्या होते हैं? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NAM, और NAG, NAG होता है एन एसिटाइल अमाइन। हमने फुल फॉर्म नहीं पढ़े, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में फुल फॉर्म पढ़े। NAM का फुल फॉर्म हमने जरूर पढ़ा है, ठीक है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहला कॉलम करेक्टर है, फिर हमने पढ़ा है सेम। जो मोनेरा में और फंजाई में सेम होगा वो पहले, फिर जो डिफरेंस है उनके नीचे। अगला मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी तो भाई मोनेरा की मॉर्फोलॉजी के लिए एक वर्ड बताओ। मोनेरा में मॉर्फोलॉजी के लिए एक वर्ड बताओ जल्दी से। पलट। मैं जो हेडिंग डालता हूं तुम लोग वो हेडिंग नहीं डालते क्या? डिब्बे में बंद की हुई हेडिंग, डिब्बे में बंद किया हुआ वर्ड। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया इज, क्या लिखा है? डाइवर्स लिखा है, मिला क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया इज डाइवर्स। याद नहीं आया ना तुम्हें? मैंने पूछा, याद नहीं आया ना? डिब्बा बनाओ, लाल निशान लगाओ। अगर कोई चीज मैंने पूछी और तुम्हें याद ना आए 10 सेकंड में,
तुरंत पीछे नोट्स पलट के उसके ऊपर निशान लगाओ, ये लाल, इसलिए कि वो याद दिलाएगी कि ये मुझे याद नहीं है। खतरे का निशान याद आ गया तो हरा निशान लगा लो कि सर ने पूछा था। मॉर्फोलॉजी लिखेंगे डाइवर्स, लेकिन मोनेरा में लिखेंगे सेलुलर सिंपल स्ट्रक्चर। यहां मल्टी सेलुलर अप टू लूज टिश्यू, लूज टिश्यू भी बना सकता है वो। न्यूट्रिशन, तो भाई ऐसा है, बोलो फंजाई में कैसे मेंबर मिलेंगे? न्यूट्रिशन के टर्म में बताओ ना, अभी तो बताया ओनली हेटेरोट्रॉपिक। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन क्या लिखा है? बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन लिखा है कुछ? पढ़ो, जहां लिखा है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उसमें आगे बढ़िए, देखे देखने को मिलेगा बैक्टीरिया मोर कॉमनली हेट्रोट्रॉपिक। फिर नीचे लिखा बैक्टीरिया मोर कॉमन हेट्रोट्रॉपिक के बाद में मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। याद आया? यहां पर आएंगे मोस्टली हेट्रोट्रॉप, यहां पर मोस्टली हेट्रोट्रॉप है। अब डाउट है यार, फिर इन्हें क्यों लिखा है? फिर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोनेरा जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर। और फंजाई में भी ज्यादातर मेंबर क्या होते हैं? डिकम्पोजर। तो मैं लिखूंगा मोस्टली डिकम्पोजर्स। सिमिलैरिटी लिखिए फंजाई और मोनेरा की, ये सिमिलर बातें, मतलब लाइक मोनेरा फंजाई कॉस्मोपॉलिटन, लाइक मोनेरा फंजाई इज हैविंग नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, लाइक मोनेरा फंजाई डाइवर्स मॉर्फोलॉजी, लाइक मोनेरा फंजाई मेंबर्स आर मोस्टली डिकम्पोजर्स। समझे? ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो मैंने मोनेरा को भी रिकॉल कर लिया और फंजाई के करेक्टर के कुछ एग्जांपल्स या कुछ करेक्टर्स भी कवर कर लिए, बाकी अभी हम डिटेल कर लेंगे।
डन। हम कहते हैं कि दो किंगडम है जिसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स आते हैं, सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स, दूसरे कोई भी नहीं। एक है किंगडम एनिमेलिया और दूसरा किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई पढ़ते समय कह सकते हो द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब हुआ कि इसके कोई मेंबर ऑटोट्रॉप है नहीं। तो हेट्रोट्रॉप कैसा होगा? एनिमल होता तो या तो वो प्रीडेटर होते, पैरासाइट होते, सेप्रोफाइट होते, सॉरी सेप्रोजोइक होते। अगर एनिमल है और हेट्रोट्रॉप सॉरी और अगर प्लांट के जैसा है यानी फंजाई है, हेट्रोट्रॉपिक है, तो उसके लिए क्या रास्ते बचे? दो, दो में से कोई एक होगा। या तो सेप्रोफाइटिक डेड डिकेइंग के ऊपर न्यूट्रिशन होगा या फिर पैरासिटिक यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। ऐसी ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो यानी तब हमने ये बात कही कि वी हैव टू टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक फंजाई। वन, द सेप्रोफाइट that decompose the organic matter, make it soluble and absorb. The other one are parasites जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलोगे? पैरासाइट। आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से यानी सेप्रोफाइट और पैरासाइट, सुन, इसे कंज्यूमर बोलोगे और इसे डिकम्पोजर। ठीक है? यानी फंजाई में आप दो ग्रुप लिखेंगे, एक जिसे मैंने लिखा है सेप्रोफाइट्स और दूसरा जिसे मैंने लिखा है पैरासाइट्स। ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रहा है। एंड दिस वन ऑन पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं, ऑन प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म पे ग्रो करेगा ऑफ होस्ट। ठीक है? दोनों की जिंदगी जिंदे पे चले तो पैरासाइट, मरे हुए के ऊपर टिक जाए तो सेप्रोफाइट। में सुनिए, दीज आर decomposers and these are consumers। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, सेप्रोफाइट्स आर मोर कॉमन इन किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में ज्यादा कॉमन डिकम्पोजर्स ही हैं, यानी सेप्रोफाइट ही हैं। अब तो इसका मतलब है कि ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में क्यों ज्यादा आसानी से ग्रो करते हैं? रीजन अब समझ में आया। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में डिकम्पोजिशन फास्टर होता है, इसलिए फंजाई वहां ज्यादा आसानी से ग्रो करेगा। बात समझ में आई? पहले हैबिटाट आता है फिर ऑर्गेनिज्म आता है, समझे? मतलब पहले खाने की व्यवस्था होनी चाहिए ना, तब तो वहां पे ऑर्गेनिज्म आके रहेगा। तो जब वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होने के कारण वहां पे फंजाई आसानी से ग्रो कर पाएंगे। इसलिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में जब डिकम्पोजिशन ज्यादा हुआ तो फंजाई भी ज्यादा हो गए। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन मैं पहुंच रहा हूं, उसके ऊपर रुकिए। यहां पर एक बात मुझे बतानी है और वो ये है, मशरूम कल्चर। कल्चर का मतलब यहां पे ग्रो करना है, ऐसा नहीं कि मशरूम की अलग अलग डिश बनाना होता है। मशरूम कल्चर कब होता है, कहां किया जाता है, वो सुनिए।
इन अ रूम, लिमिटेड लाइटिंग, जहां लाइट भी कम है, विद एक वार्म टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट, 95% तक ह्यूमिडिटी कर सकते हैं वहां पे। वार्म टेम्परेचर मतलब 25-27 डिग्री, इससे ऊपर जाने की बात नहीं हो रही। लिमिटेड लाइट ऊपर लिख ही चुका हूं, सनलाइट ज्यादा नहीं चाहिए। एसिडिक मीडियम, जो मिक्सचर दिया जाएगा, जो मिक्स दिया जाएगा, वो एसिडिक पीएच वाला होता है। एसिडिक मतलब ये नहीं कि 1.5-2 पीएच, करीबन 6.5 के आसपास का पीएच। मतलब इवन वी कैन ग्रो मशरूम इन दिस रूम, यहां पर भी ग्रो कर सकते हैं। करना क्या है, उसका पहले से बना बनाया प्रीमिक्स आता है मशरूम कल्चर का, रॉ मटेरियल, ठीक है। उन्हें पॉली बैग्स में भरते हैं, बड़े कंटेनर में, बड़ी बोरियों में आएगा, जिसमें यूजुअली काउडंग के साथ में सॉइल, कुछ ह्यूमस और पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ मिनरल का मिक्स होता है। ये डाल देंगे, छोटे पॉलिश बैग्स में भरेंगे, जिनमें नीचे से एयर जा सकती हो, यानी होल्स हैं। वुडन रैक के ऊपर उन्हें एक के ऊपर एक जमा दीजिए, ताकि जगह यूज हो जाए। सिंगल पे भी कर सकते हो, नए हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो शौक के लिए कर रहे हैं तो एक ही टेबल की लाइन रखे रहने दो, इनके ऊपर वो पॉली बैग जमा दो। कमरे में इतनी लाइट नहीं चाहिए, तुम रहने दो लाइट, कुछ मत निकालो, अपन को पैसा मिनिमम लगाने का है, तो निकालने का भी पैसा लगता है। लाइटें छोटी कर दो, जब आओ तभी जलाना है, बाकी टाइम लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। एसी चाहिए रहेंगे, क्योंकि नहीं तो हम अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन में ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जब टेम्परेचर 24-27 के आसपास होता है ना, तो ह्यूमिडिटी रहेगी। आप एसी के जस्ट सामने या जस्ट नीचे बैठे हुए मान लीजिए, टेम्परेचर 24 है, तो आप देखोगे आपका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, राइट। ह्यूमिडिटी, ठीक है, किसके कारण है वो, नमी के कारण है, ऐसा लगता है हाथ नहीं चलाना। ड्राइनेस नहीं है, ड्राइनेस होगा ना तो आप कंटिन्यूसली एसी में नहीं बैठ सकते। एसी की ठंडक ह्यूमिडिटी वाली होती है, ह्यूमिडिटी वाली। ड्राई मोड चलाओगे तो यहां लगभग ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाओगे। हमने चलाया कूल मोड, 24 टेम्परेचर सेट करके आराम से बैठे हुए हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कोने में दरवाजा है, आदमी आया, देखा हाँ क्या चल रहा है, चला गया। स्पोर्स डाल दी अब बैग में, 12-15 दिन ग्रो करने देंगे। ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, बस ये देखना है लाइट मतलब टेम्परेचर मेंटेन्ड है या नहीं। उसके लिए एक साइड में क्या लगा लीजिए, थर्मामीटर। आए टॉर्च घुमा दी ऐसे इधर उधर, हाँ देख लिया भैया, चले गए। 15-20 दिन बाद जब आते हैं तो हम कहते हैं छोटे छोटे मशरूम वहां पर ग्रो करने लग जाएंगे। एक बार आ जाएं, उसके बाद हर 20 दिन के करीबन में आप वहां से क्रॉप निकालना चालू कर दोगे। सिंपल। यू हैव टू स्टार्ट ओनली वंस, आपको एक बार ही स्टार्टिंग करनी थी। कुछ स्पोर्स या कुछ मशरूम निकालना नहीं, रहने देना वहीं, ताकि वो आगे ग्रो कर जाएं। मतलब बार बार आपको नया बीज या नया स्पोर न डालना पड़े, ये भी एक आइडिया है, मिनी इन्वेस्टमेंट को और कम कर देगा। तो वो आराम से एक अंधेरे कमरे में ग्रो कर जाते हैं, और वो भी किलो के हिसाब से ग्रो करेंगे, खूब सारे। करीबन 200 रुपए का, सॉरी 200 ग्राम का पैकेट मार्केट में रिटेल में करीबन 50 रुपए का बिकता है। हम होलसेल में किलो बेचेंगे 150 से 200 रुपए किलो, तो भी सफिशिएंट कमाएंगे बिना किसी दिक्कत। तो दैट मीन्स उनके ऊपर किसी भी और क्लाइमेटिक फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ रहा। क्लियर, कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं।
इसलिए मशरूम कल्चर का एग्जाम्पल बताया है। वो असर्शन रीजन ये है। अगर मैंने ना बताया होता तो तुम इसका आंसर लगाते दो। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज द नॉट एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको बता चुका हूं तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? वन। क्या लिखा है? काय के लिए वार्म ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं, क्योंकि वो क्या है? डिकम्पोजर। जहां डिकम्पोजिशन ज्यादा, वहां पर ऑटोमेटिकली डिकम्पोजर ज्यादा। ये नहीं कि पहले डिकम्पोजर पहुंचेंगे इसलिए डिकम्पोजिशन ज्यादा है, चल हट, ऐसा नहीं है। पहले फूड होगा, पहले कंडीशंस होंगी, तब वहां पर डिकम्पोजर आएंगे। समझ गए? एबायोटिक फैक्टर पहले असर डालते हैं। याद रखिएगा, इकोलॉजी का रूल है, सबसे पहले जो इंपैक्ट डालता है ऑर्गेनिज्म पे, वो उस जगह की एबायोटिक कंडीशन, बायोटिक कंपोनेंट नहीं, एबायोटिक कंपोनेंट असर डालते हैं। डिकम्पोजिशन इज मोर इन टेम्परेचर, क्लाइमेट, पीएच। टेम्परेचर होना चाहिए वार्म, क्लाइमेट होना चाहिए ह्यूमिड, पीएच होना चाहिए एसिडिक। आंसर इस असर्शन रीजन का वन। एक बार पूरे फंजाई की रीडिंग लगाना, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्लासेस। इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जनरल करेक्टर्स पहले करेंगे, फिर क्लासेस का कंपैरिजन आएगा। दैट्स इट। धन्यवाद।